केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। 23-24 वाला जो है अमृतकाल में पहला बजट है, केंद्र वाला। ठीक, अमृतकाल के विजन सशक्त और एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या पहला में क्या है? नागरिकों के लिए, विशेषकर युवा वर्गों को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरा में क्या है? विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना है। मोदी जी तो करेंगे ही ना, रोजगार सृजन करो, वैकेंसी तो नहीं निकालेंगे ना। तीसरा जो है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। ठीक, अमृतकाल में, ठीक है ना, अमृतकाल @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान जो है 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। ठीक, पहला देखते हैं क्या है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इसमें क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के बड़े उत्पाद उद्यमों में परिवर्तन करना। ये स्वयं सहायता समूह से वो है, समूह नहीं चलता 10 रुपये वाला ग्रुप जो गाँव में चलता, वही बोला है, उसको विकास करने के लिए बोले हैं। दूसरा में है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, PM विकास, इसमें क्या है? पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल परीक्षण और जानकारी देना है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत। ठीक है, और तीसरा में क्या है? पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना है। चौथा में हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण में खासकर क्या है? PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। अच्छा, आप पढ़ेंगे कुल बजट कितने का था? 45,03,097 करोड़ का बजट था, यानी कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट था। इसमें राजस्व प्राप्ति कितना था? 26,32,281 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति 18,70,216 करोड़ था। कुल खर्च होने का कितना था? देखिए, जितना जो है प्राप्ति होगा उतना खर्च होगा। देखिए, प्राप्ति में कितना था? 45,03,097 करोड़, खर्चा में 45,03,097 करोड़। ठीक है, तो राजस्व खर्च कितना हो गया? 35,02,137 करोड़। पूंजीगत खर्च हो गया 10,09,61 करोड़। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा, देखिए वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वाला, इससे पूछता है क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा कितना GDP का 23-24 के अनुसार में? देखिए 5.9% है। कुल कितना? 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा कितना GDP का? 2.9% है, 8,69,885 करोड़। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है GDP का? 1.7% है, 4,99,867 करोड़। ठीक, प्राथमिक घाटा कितना GDP का? 2.3%, यानी 7,06,845 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये GDP का जो है राजस्व घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%। सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा होता है। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 1.7%, प्राथमिक 2.3%। देखिए, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 4.5%। ठीक, राज्यों में GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे का अनुमान होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। मात्र 0.5% सुधारा जाएगा विद्युत क्षेत्र से। वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान देखिए
87 लाख करोड़ लगाया गया था, अर्थात इस बार जो है 17.87 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेना पड़ेगा। हर साल कर्ज में लेना पड़ता है, कर्ज में डूबते जा रहा भारत। देखिए पैसा आता कहाँ कहाँ से, देखिए 6 मध्य पैसा निकाल, 34% उधार एवं अन्य देश से आता है, ठीक है। माल जीएसटी से 17% आता है, और कॉर्पोरेट टैक्स से 15% आता है, इनकम टैक्स से 15% आता है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आता है, सीमा शुल्क से 4% आता है। सबसे अधिक रुपये जाता कहाँ, देखिए ब्याज अदायगी में जाता 20%, कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% है, केंद्रीय क्षेत्रों में योजना पर 17% है, वित्त आयोग और अंतरण में 9%, केंद्रीय परियोजना में प्रायोजित योजना में 9%, रक्षा में 8% जाता पैसा खर्च जाता है। बजट 23-24 में 7 प्राथमिकता विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। सप्तऋषि में देखिए 7 गो दिया गया, क्या क्या, देखिए 7 गो दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समावेशी विकास, ठीक है, इस पर डिस्कस होगा। अंतिम व्यक्तित्व पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास 5वां, युवा शक्ति 6ठा, वित्तीय क्षेत्र 7वां। 7 प्राथमिकता दिया गया है सप्तऋषि में। 7 जो प्राथमिकता था उसमें पहला क्या समावेशी विकास था, इसमें क्या समावेशी विकास में क्या होगा, कृषि एवं सहकारिता पर दिया गया है इसके बारे में। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्री स्टार्टअप खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड कृषि वर्धक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। इस पर कृषि पर जोर दिया गया है, ठीक है। 2200 करोड़ की रुपये की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली, देखिए इसका उद्देश्य ये कि वो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्वक पौधे सामग्री की उपलब्धता कराना। तो कृषि एवं सहकारिता पहला प्राथमिकता था क्या समावेशी विकास में, उसमें क्या था, कृषि सहकारिता पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो कृषि सहकारिता में क्या था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। दूसरा एग्रीकल्चर एक्सीलेटर स्थापित किया जाएगा। तीसरा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा पर मतलब कि जोर दिया जाएगा। तीसरा देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिए है। क्या, श्री अन्न। ऐसे मोटे अनाज का मतलब कि वैल्यू कम हो गया ना, लोग उपजाता भी कम है, खाता भी कम है, लेकिन पौष्टिक आहार अच्छा खासा होता है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए भारत इसमें नंबर 1 आ गया, श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे निर्यातक है, मोटे अनाज में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को उत्कृष्टता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, हैदराबाद में किया जाएगा। 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। मतलब जो मछली पालने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, और मछली बेचता है जो है मछुआ, उसके लिए मतलब कि विशेष ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु उद्योग को अधिक सक्षम बनाया जाएगा। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। बहुत अच्छा खासा है, कुछ तो रोजगार मिलेगा लोगों को। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल वर्धन, देखिए पहला था प्राथमिकता समिति में, प्रथम प्राथमिकता समिति में कृषि सहकारिता, दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल संवर्धन। इसमें क्या है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
ठीक है। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जो है जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को, समझे, 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। बच्चों एवं किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल संवर्धन में स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन विशेष ध्यान दिया गया है और कृषि सहकारिता में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है। और क्या, मोटे अनाज को आगे बढ़ाने के लिए श्री अन्न नामक बजट पर जो भाषण दिया गया है। तो पहला प्राथमिकता हो गया। अच्छा, अब आ जाएंगे दूसरा प्राथमिकता पर। दूसरा प्राथमिकता क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू कराएगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह पीवीजीटी की सामाजिक आर्थिक स्थिरता में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक, अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 रुपये करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी और अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय क्षेत्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, दूसरा प्राथमिकता क्या था? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। इसमें क्या था? प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन था, इस पर भी जोर दिया गया था। और अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 740 एकलव्य मॉडल आधारित स्कूल और 38,800 अध्यापक सहायता कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए, कर्नाटक के सूखापन्ना मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना केंद्र सरकार ने दी है। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक के सूखापन्ना क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए, मतलब कि पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए किया गया। ठीक है, पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% टैक्स यानी 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जाएगा पीएम आवास योजना के लिए। अब भारत साझा पुरालेखन निधान, मतलब भारत साझा पुरालेखन निधान, भारतश्री, यह एक प्रकार डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इनमें स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा वाला में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच वाला में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? भारत श्री ये योजना है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। जेल में बंद निधन व्यक्तियों को जमानत राशि उपलब्ध कराने के असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किया गई थी बजट में। जेल में बंद जो गरीब लोग है उसको जमानत राशि जो है, मतलब कि जमा पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है, उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ये बजट में भी किया गया। देखिए, तीसरा प्राथमिकता का है और संरचना एवं निवेश। और संरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए की बढ़े परिवेश के साथ साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और एक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मतलब 1.3 लाख करोड़ रुपए की बड़े परिवेश के साथ जो है राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज, ठीक है ना, टैक्स मतलब ऋण, कोई ऋण नहीं, ऋण मुक्त को, और एक जारी रखने का निर्णय लिया गया। ठीक है, रेलवे के लिए 2.40 लाख रुपये करोड़ की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब तक की रेलवे की इतिहास सबसे सर्वाधिक राशि आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का जो है पुनर्द्वार किया जाएगा। इसमें हवाई अड्डे पर जोर दिया गया, रेल पर जोर दिया गया। रेल के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की प्रावधान किया गया है, जो कि इतिहास सबसे बड़ा है ये। और 50 वर्ष जो है ऋण नहीं लेगा।
शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय कमी के उपयोग की मध्यता में से होगी। ठीक है, शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आय की कमी के उपयोग के माध्यम से की जाएगी। ठीक, इसका प्रबंधन जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। ऋण देने के बाद कहा गया है इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों के अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और इसके लिए सरकार 10,000 रुपये करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराएगी। तो तीसरा प्राथमिकता क्या है, अवसंरचना एवं निवेश। इसमें क्या था कि 1.3 लाख करोड़ के बढ़े हुए परिवेश के साथ जो है 50 वर्ष तक मतलब कि ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ की, ठीक है ना, बजट में दिया जाएगा जो कि अब तक सबसे अधिक है। और हवाई अड्डे को जो है मतलब कि कनेक्टिविटी सुधार लाने के लिए 50 से अधिक हवाई अड्डा का भी मतलब कि पुनर्द्वार होगा। तो इसमें शहरी अवसंरचना विकास कोष इसमें इम्पोर्टेंट है ये। और चौथा प्राथमिकता देखिए सक्षमता को सामने लाना है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगोट कर्मयोगी नामक एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जो कि अभी हम लोग को कर्मयोगी पोर्टल के द्वारा सभी कर्मचारियों को जो है ईमेल आईडी और HRMS ID मतलब कि मोबाइल नंबर दे करके उसको लॉगिन करने को बोला गया है। देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश के शीर्ष इंस्टीट्यूट है उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 रुपये के परिवेश से न्यायालय परियोजना के चरण 3 शुरू किया जाएगा। MSME के संविधान निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास संबंध लाया जाएगा। ठीक है, MSME के निष्पादन के लिए सरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, विवाद से विश्वास लिया जाएगा। ठीक है, सरकार और सरकारी उपकरणों के संविदात विवादों के निपटाने के लिए विवाद से विश्वास टूल लाया जाएगा। MSME बड़े व्यवसायों एवं चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिटली लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान के बड़े व्यवसायों एवं चैरिटेबल ट्रस्टों के उपयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। MSME बड़े व्यवसायों एवं चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित की जाएगी। ठीक है, पहचान एवं पतों के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। इसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के लिए प्रयोग किया जाएगा। डिजिलॉकर भी इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स को लोड कर सकते हैं और इसमें मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। डिजिलॉकर में सब अपलोड कर दिया गया है, सर्टिफिकेट से लेकर के जितना भी है, कोविड या हो या आधार कार्ड सब मिल जाएगा इसमें, पैन कार्ड। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। तो 5G को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है चौथा प्राथमिकता में। और इसमें क्या है कि कर्मयोगी पोर्टल शुरू किया गया चौथा प्राथमिकता क्या है, सक्षमता को सामने लाना। ठीक है, और स्टार्टअप और शिक्षा नवाचार अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा, मतलब कि न्यायालय जो है हो या मतलब सब ऑनलाइन हो जाएगा, कोर्ट सब। डिजिलॉकर को पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिलॉकर में ही सारा डॉक्यूमेंट सब डाला गया है, वहाँ से कोई अपलोड कर सकते हैं। वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था किया गया है। 5G पर विशेष ध्यान दिया गया है प्राथमिकता 4 में सक्षमता को लाना के लिए। देखिए, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 29,000 से ज़्यादा अनुपालनों
को कम किया जाएगा। 3400 से अधिक विधिक उपदों को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया जाएगा। 3400 से अधिक जो है ना विधिक उपबंध जो है उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। 42 केंद्रीय अधिनियमों के संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। कितना? 42। अच्छा, ये 5वां प्राथमिकता है, हरित विकास पर ध्यान दिया गया इस पर। 5वां प्राथमिकता क्या है? पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन के गति देने के लिए लाइफ शुरू किया जाएगा। इसकी चर्चा बजट भाषण में की गई है। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया है, जिसका चर्चा बजट भाषण में की गई है। 19,700 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में लाया जाएगा। ठीक है, कितना? 19,700 करोड़ की लागत से। कौन योजना है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक है ना। इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भर को कम करके 2030 तक जो है 5 MMT के वार्षिक उपलब्ध का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण एवं ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय राजस्वीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये की निवेश के साथ साथ निर्धारित की जाएगी। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो है हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। तीसरा है PM परिणाम। देखिए, रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों प्रयोग में बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन नामक योजना के तहत जो 10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ जो 500 नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें जो ज़्यादातर बायो कंपोस्ट में विशेष ध्यान दिया गया है। गोबर से जो मतलब खाद बनता है पौष्टिक आहार, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके लिए 500 नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। निवेश कितना होगा? 10,000 करोड़ होगा। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मतलब कि जो हम लोग DAP पोटाश यूरिया प्रयोग करते हैं ना के रसायन, उसको बोलता कम करके सीधा जो है प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने के लिए ये वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन उपज कम होगा उसमें। देखिए, मैंग्रोव पौधरोपण के लिए तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिशन मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। तो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल में मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार जो है अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो 5वां प्राथमिकता था हरित विकास। इस पर क्या था? 19,700 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय हरित योजना को मदद की बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद में लद्दाख से जो 13 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। 20,700 करोड़ निवेश किए हुए उसके लिए। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो है हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया। उसके बाद में गोवर्धन मतलब गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने पर ध्यान दिया गया। प्राकृतिक खेती पर ध्यान को बात बोला गया, प्राकृतिक खेती करने के लिए। 6ठा प्राथमिकता है युवा शक्ति। देखिए आ गया प्राथमिकता 6ठा क्या है? युवा शक्ति है। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक
3D पेंटिंग आदि जैसे नए युग के कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब वैकेंसी देंगे नहीं, अब यही सब करेंगे ना, प्राइवेट जॉब पर विशेष ध्यान दे रहे हैं मोदी जी, ये सब गलत बात है ना। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत पर जो कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू करने के लिए कौशल संवर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से लक्ष्य क्या है, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 27 लाख लोगों को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किए जाएंगे। तो छठा प्राथमिकता की युवा शक्ति है, इसमें क्या था, मोदी जी बोल रहे हैं कि रोजगार सृजन करना है, न कि वैकेंसी निकलना है, रोजगार बनाओ, ये कह रहे हैं। इसमें स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म दिए हैं। नेक्स्ट क्या, पर्यटन चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने के वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू एवं निवेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखो अपना देश का के लिए, ठीक है, समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए समृद्धि दर्शन योजना की चर्चा बजट में किया गया। क्या किया जाए, थीम आधारित पर्यटक सर्किटों में एकीकृत विकास के लिए स्वदेशी दर्शन योजना को जोड़ दिया गया है, भारत भाषण में दिया गया है, चर्चा हुआ है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में पर्यटकों के बुनियादी ढांचा को विकास किया जाएगा, पर्यटन सुविधा प्रदान की। ऐसे भी पर्यटक जो आएंगे तो वो लोग भारत के लिए फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि वो सामान खरीदेंगे, बिक्री होगा ना। जैसे मान ली गया हम लोग गया है, वहाँ का पर्यटक लोग आते हैं तो वहाँ के लोग दुकान तो खोले, कुछ रोजगार मिला लोग को, तो इसलिए पर्यटक आना फायदा, घाटा नहीं है। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, एक जीआई उत्पाद और एक अन्य हस्तलिपि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने राजधानियों या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला उत्पाद की जीआई उत्पाद और अन्य हस्तलिपि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। लास्ट है 7वां प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायता सूचना के केंद्रीय रिपोजिटिव या भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। तो क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। इससे जो है ना ऋण का कुशल प्रभाव संभव होगा, वित्तीय समावेशी को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतर समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC के में जो है उनके डाटा दूतावासों को स्थापित किए जाएंगे। कंपनियों के त्वरित रिस्पॉन्स के लिए केंद्रीय डाटा समाधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में वृद्धि की गई है। 76% की और मूल्य में 91% वृद्धि की है। 2022 में जो डिजिटल भुगतान में लेन देन क्या हुआ, ठीक है, 76% की, ठीक है ना, और मूल्य में लेन देन में 76% और मूल्य में 91% की वृद्धि की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत उद्योग मतलब कि महिला सम्मान बचत प्रमाण उपलब्ध कराया जाएगा
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा जो 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी जाएगा। तो ये वाला कहानी होगा ना लेन ट्रांजेक्शन का, ऑनलाइन पेमेंट की, तो फायदा है, लेकिन फिर फ्री में दे रहे हैं, वो वाला जियो वाला हाल हो जाएगा। फ्री में देकर आदत लगा दिया नेट यूज करने का, और उस तरह ये ऑनलाइन पेमेंट करने का आदत लगा दिया, बाद में बोलेंगे पैसा कटेगा, पैसा भरो। अब केंद्रीय बजट 23-24 कुछ टॉप पॉइंट है क्या? मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। 16% जो सिगरेट पर में वृद्धि किया जाएगा। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यस्थ आय देशों के बीच जो है नवाचार गुणवत्ता में दूसरा है। स्टार्टअप में सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यस्थ आय देशों में नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। सही, तो देखिए केंद्रीय बजट 23-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धि बताई, जो क्या 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 उपलब्धि बताइए, देखिए 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया का 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। 9 वर्षों में क्या हुआ, 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण, ठीक है ना। और स्वच्छ योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन पर विशेष ध्यान दिया। उज्ज्वला योजना के तहत जो है स्वच्छ भारत मिशन के लिए शौचालय का निर्माण 11.7 करोड़, ठीक है। 102 करोड़ लोगों को 220 कोविड टीका ये किया है। पीएम जन योजना के तहत जो 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। ये खाते खोल के कोई फायदा नहीं है। देखिए पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत जो 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर कराना। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 करोड़ रुपये की नगद हस्तांतरण करना। प्रति व्यक्ति आय दुगुना से अधिक हासिल होकर जो है 1.97 लाख करोड़ रुपये हो गई। व्यक्तिगत आय, इसमें क्या था, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्ति को मतलब कि टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। या 6 आय स्लैब वाली व्यक्तिगत जो है आयकर स्लैब व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। पहले 6 था, 5 हो गया टैक्स का, और छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से रुपये कर दिए गए हैं। देखिए टैक्स स्लैब, देखिए 0 से 3 लाख जो है कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 3 से 6 लाख इनकम वाले को 5% टैक्स देना पड़ेगा। और 6 से 9 लाख वाले को 10%, 9 से 12 लाख वाले को 15%, 12 से 15 लाख वाले को 20%, और 15 लाख से ऊपर वाले को 25% टैक्स दिया जाएगा। टैक्स वसूल करेगा सरकार। प्रत्येक पेंशनभोगी को 50,000 रुपये मानक कटौती अनुमान पेंशनभोगियों के लिए 15,000 तक ही सीमित की गई, ठीक है। नई कर व्यवस्था में उच्च अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। इसका परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर जो घटाकर 39% हो जाएगी। देखिए 22-23 बजट में जो है टॉप खर्च क्या है, 4 खर्च है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना, 79.590 करोड़, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़, मनरेगा पर 60,000, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर जो है 60,000 करोड़। देखो मनरेगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसमें इक्वल है, 60,000 करोड़ खर्चा किया गया है, ठीक है। और जल जीवन मिशन पर 70,000 और प्रधानमंत्री आवास योजना पर जो है 79,590 करोड़, मतलब 80,000 के आसपास में। अब मध्य में देखिए क्या है, टॉप 4 मध्य देखिए। परिवहन पर 5,17,034 करोड़, रक्षा पर 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़, और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़। शिक्षा पर कितना, 1,12,899 करोड़। सबसे अधिक इस पर परिवहन पर 5,17,034 करोड़ मतलब खर्चा के बारे में दिया गया है। देखिए टॉप वित्त मंत्रालय पर खर्च 5 क्या है। रक्षा मंत्रालय पर 5.94 करोड़,
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पर 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय पर 1.96 लाख करोड़ दिया गया। तो बजट खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, इसको जितना हो सके देखिएगा वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।